जय हिंद सभी को। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास करी थी, क्लास थी हम लोगों की तंत्रिका तंत्र की। आज जो है क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी कंकाल तंत्र के बारे में। अब हम लोग तंत्र को खत्म करने के बाद आगे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका नया तंत्र आज हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि कल हमने कहा था कि कल से आपका नया तंत्र स्टार्ट होगा। तो नया तंत्र के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा तंत्रिका तंत्र। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है ये तंत्र, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार बनते रहे और आगे भी क्वेश्चन इससे बनते रहेंगे। चलिए शुरुआत होती है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से। सबसे पहली बात आती है कि तंत्रिका तंत्र, तो तंत्र का मतलब हो गया कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं शामिल होंगी। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मानव का तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव के तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पहली बात देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो पहला पॉइंट आता है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार, रेलवे ने भी इसे कई बार पूछा और छोटी परीक्षाओं में भी इसे कई बार पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। ये न्यूरॉन एक प्रकार की सेल है जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका को हम लोग नर्व सेल के नाम से जानते हैं। नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका, इसी को आपका न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन का मतलब एक कोशिका से होता है। इसी न्यूरॉन से मिल करके आपका पूरा तंत्रिका तंत्र बना होता है, इसीलिए इसको तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर और ऐड कर लीजिएगा, सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका, सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव में पाई जाने वाली यही न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव में ये पाई जाने वाली नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका ही सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप लोग जानते हो शुतुरमुर्ग के अंडे की एक कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। इस टॉपिक को हम जब कोशिका का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था। इसके बाद और भी इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में आप पढ़ चुके हो, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा होती है, जो कि एक प्रकार के आपके वायरस की कोशिका मानी जाती है। बैक्टीरिया की कोशिका मानी जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको लेंदी भी लगेगा और थोड़ा सा ये टॉपिक टफ भी है, क्योंकि इसमें चीज़ों को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर एक बात, अगली बात जो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका की कार्यात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा यह जाता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसी से बन जाता है नर्व से ही, तो इसे न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और जो इसका अध्ययन करता है यानी अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है? तो जो अध्ययनकर्ता होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अध्ययनकर्ता को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपसे क्वेश्चन हमने बताया भी है आपको कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि मानव शरीर में वे कौन सी कोशिकाएं हैं जो जन्म के बाद विभाजित नहीं होती हैं या उनमें विभाजन की दर सबसे कम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में कौन सी वे कोशिकाएं हैं जो दोबारा का मतलब जैसे एक बार कोई कोशिका जन्म के समय आपके विकसित हुई और विकसित हो जाने के बाद मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप या हम कहीं पर भी बाइक से या कहीं पर भी किसी माध्यम से जा रहे हैं और उस समय जाते समय हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से चोट लग गई। उस चोट में हुआ क्या, हमारी जो न्यूरॉन सेल थी यानी तंत्रिका कोशिका थी वो प्रभावित हो गई। और प्रभावित होने का मतलब क्षतिग्रस्त हो गई, या शरीर में ज्यादा चोटें आ गई तो वो क्षतिग्रस्त हो गया शरीर। तो क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर में कौन सी वे कोशिकाएं होंगी जो सबसे जल्दी रिकवर होंगी और कौन सी वो कोशिकाएं होंगी जो सबसे देर में रिकवर होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन सेल होती है यानी जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल, इसका पुनः उद्भवन या इसको बोल सकते हैं पुनः विकास, पुनरुद्भवन या पुनर्विकास की जो दर होती है वो पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं में सबसे कम होती है। यानी अगर आपके शरीर में नर्व सेल प्रभावित हो गई, आपके सर में कोई चोट लग गई, क्योंकि ये जो नर्व सेल पाई जाती हैं ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती हैं, और अगर ये कहीं से भी किसी प्रकार से प्रभावित हो गई तो ये दोबारा डेवलप होने में सबसे ज़्यादा समय लेती हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप बाइक ड्राइव करें यानी बाइक चलाएं या कभी भी आप किसी माध्यम से कोई भी ड्राइविंग कर रहे हो तो आप अपने सर को सुरक्षित रखें, यानी कि हेलमेट पहन करके रखें। क्योंकि अगर आपके सर पे कोई चोट लग गई तो सर पे चोट लगने पर डैमेज हो जाती है नर्व सेल, और नर्व सेल अगर डैमेज हो गई तो सबसे ज़्यादा लंबा समय ये लेती है रिकवर होने का। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी के सर में अगर न्यूरॉन सेल किसी चोट के कारण प्रभावित हो गई तो वो रिकवर होने में एक लंबा समय ले जाती है। लंबा समय ले जाने के कारण उस व्यक्ति को रिकवर करने में एक बहुत समय लग जाता है। इसीलिए आपने और भी कहीं देखा होगा कि किसी किसी के सर में चोट लगती है तो वो कोमा में चला जाता है, कोमा से वापस आने में उसे काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में पुनरुद्भवन या पुनर्विकास सबसे ज़्यादा यानी पुनर्विकास की दर सबसे कम किसमें होती है? नर्व सेल में, क्योंकि ये सेल एक बार उत्पत्ति के पश्चात अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो सबसे कम दर से यानी सबसे लंबे समय यानी सबसे ज़्यादा लंबा समय लेती है दोबारा डेवलप होने में। तो बात यहाँ पर आती है कि पुनर्विकास या पुनरुद्भवन की दर सबसे ज्यादा किस कोशिका की होती है? किस कोशिका की होती है? यानी क्वेश्चन यहाँ पर यह बना कि कौन सी सेल सबसे ज्यादा लंबा समय लेती है रिकवर होने में, या सबसे कम धीमी गति से या सबसे धीमी गति से पुनरुद्भवित होती है, और कौन सी सेल डैमेज होने के बाद सबसे जल्दी रिकवर करती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा यकृत या लीवर, यकृत, लीवर या जिगर, या आप इसको अलग अलग नामों से जान सकते हैं।
तो यहाँ पर जो यकृत या लीवर में जो सेल पाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा तेजी से रिकवर करती हैं। और सबसे लंबा समय कौन लेता है? तो सबसे लंबा समय लेता है नर्व सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसीलिए हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसको देखने के बाद अगला हम लोग टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा समय लेने वाली कोशिका यदि क्षति जिस पर हो जाए तो सबसे लंबा समय कौन सा लेगा? तो सबसे लंबा समय लेता है आपका सबसे लंबा समय ले लेगा आपका, जिसे हम लोग कहेंगे न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। अब बात आती है कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, यानी तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो तंत्रिका तंत्र के कार्य को समझने के लिए सबसे पहली बात तो इसमें यह जान लेनी होगी कि इसका जो मुख्य काम होता है वो शरीर में सूचनाएं विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और अंगों की सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। तो इसका हेडिंग डाल के आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है, लिख लीजिएगा तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। तो लिखिएगा इसी के आगे, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य विभिन्न सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क से पुनः उन सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाना। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? इसको एक शब्द में अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब यदि सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका तंत्र करेगा तो इसका मतलब हो गया कि यह शरीर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोलिंग या नियंत्रण भी रखता है। तो एक पॉइंट और आगे ऐड करेंगे, और आगे ऐड करने के लिए हम लोग वहीं पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसका एक अन्य प्रमुख कार्य शरीर पर, एक अन्य प्रमुख कार्य शरीर पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना है। यानी शरीर पर ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में नियंत्रण रखता है, क्योंकि जो सूचनाएं मस्तिष्क से आपके अंगों तक जानी होती है वो भी इसी के माध्यम से। अंग में मान लीजिए आपके हाथ पे कोई चोट लगी तो वो सूचना मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य किसका है? तो वो भी कार्य तंत्रिका तंत्र का है। और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को भी आपका तंत्रिका तंत्र ही नियंत्रित करता है, क्योंकि जो भी कार्य आपको करना है उसके लिए आदेश कहाँ से आएगा? उसके लिए आदेश तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क से आता है। और मस्तिष्क में आपका मुख्य रूप से कौन पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब अगली बात आती है कि तंत्रिका तंत्र किन जीवों में नहीं पाया जाता? तंत्रिका तंत्र किन जीवों में नहीं पाया जाता? तो इसमें आप लोग मुख्य रूप से याद रख सकते हो, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा हम लोग बोल सकते हैं स्पंज। स्पंज में ये मोस्टली आपके जलीय हैं, अमीबा
पैरामीशियम, स्पंज, इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। यानी तंत्रिका तंत्र किसमें नहीं पाया जाता? अमीबा, पैरामीशियम और स्पंज में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित विकल्पों में से ये बताइए कि किसमें तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। तो उसमें हो सकता है आपको एक ऑप्शन डाले या क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से किस एक में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तीन ऑप्शन ये होंगे, एक चौथा अलग होगा तो उसमें पाया जाएगा, जबकि इन तीन में नहीं पाया जाता। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि तंत्रिका तंत्र, लिख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस जीव से हुई? तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस जीव से हुई? तो देखिए, जीवन की उत्पत्ति ही हम लोग मानते हैं, यानी जीवन की उत्पत्ति के जो प्रमाण मिलते हैं वो जल से मिलते हैं। पहला जो उत्पत्ति माना गया है वो मत्स्य यानी मछली से उत्पत्ति मानी गई, तो पहली उत्पत्ति जल से हुई। तो ये जीव भी आपका कौन सा है जिसमें तंत्रिका तंत्र पाया गया? तो ये जीव है आपका हाइड्रा, जिससे तंत्रिका तंत्र का प्रारंभ हुआ। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किन प्रकार के जीवों से सबसे पहली बार तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई, तो तंत्रिका तंत्र की शुरुआत जलीय जीव से हुई। और ये जलीय जीव कौन था? ये जलीय जीव हाइड्रा था। जलीय जीव हाइड्रा के बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये जो हाइड्रा होता है ये जलीय जीव है। दूसरी बात, इससे अभी आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग करके, ये किस संघ का प्राणी है? तो ये सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। सिलेंट्रेटा संघ का जीव है हाइड्रा। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक जीव में मस्तिष्क नहीं पाया जाता। तो मस्तिष्क बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जिनमें नहीं पाया जाता, लेकिन आप इस पॉइंट को कैसे कलेक्ट करेंगे, यानी इस पॉइंट को किस प्रकार आप कलेक्ट कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको नोट डाल के पॉइंट लिख लेना चाहिए। नोट डाल के लिखिएगा, लिखिएगा मस्तिष्क केवल, मस्तिष्क केवल उन्हीं जीवों में, उन्हीं जीवों में पाया जाता है, मस्तिष्क केवल उन्हीं जीवों में पाया जाता है जिसमें या जिनमें कशेरुक दंड, जिनमें कशेरुक दंड होता है। तो मुख्य रूप से हम लोगों को याद रखना होगा कि मस्तिष्क किन जीवों में पाया जाएगा। तो मस्तिष्क हमेशा उन जीवों में होगा जिनमें कशेरुक दंड होगा, और इसमें से ना तो हाइड्रा में कशेरुकी होता है ना इनमें होता है। कशेरुक दंड आप लोग पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग वर्टिब्री कॉलम के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों में कितनी होती हैं, तो 33 कशेरुकाएं होती हैं, और वयस्क में कितनी होती हैं, 26 होती हैं। और इन कशेरुकाओं को मिला करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसको बोला जाता है कशेरुक दंड। तो जिसमें भी रीढ़ की हड्डी होगी उनमें मस्तिष्क पाया जाएगा, और जिसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाएगा। अब अगली बात, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो, जिनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता क्या उनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जिनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता उनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि जिसके मस्तिष्क ना हो उसके तंत्रिका तंत्र भी ना हो, क्योंकि
मस्तिष्क न होने पर भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के लिए मुख्य रूप से अनिवार्य होती हैं आपकी तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका आवश्यक होती हैं आपके तंत्रिका तंत्र के लिए। तो यहाँ पर यार एक पॉइंट आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे आप कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच आप आसानी से देख सकते हो, जिन जीवों में भी मस्तिष्क में, यानी जिन जीवों के मस्तिष्क नहीं होता, तो उनमें मस्तिष्क न होने का मतलब है कि उनमें मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, लेकिन शरीर में तंत्रिका तंत्र उनके जरूर होता है। और अगर मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र नहीं है, यानी उनके मस्तिष्क नहीं है, तो अगर उनके मस्तिष्क का भाग काट भी दिया जाए, अगर उनके मस्तिष्क का भाग किसी कारण से कट भी जाए, तो भी वो जीवित रह सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कॉकरोच जैसे जीवों में अगर उनका कई बार मस्तिष्क कट जाता है किसी कारण से, या उनका मस्तिष्क किसी प्रकार से दब करके कट गया, फिर भी वो जीवित रह सकते हैं। तो उसका कारण ये होता है क्योंकि उनके मस्तिष्क नहीं होता और उनका तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में ना होकर उनके शरीर में होता है, क्योंकि ये तंत्रिका कोशिका के रूप में होता है, इसलिए ये जीव जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका होती हैं, जरूरी नहीं कि ये मस्तिष्क में ही हो, और जिन जीवों में मस्तिष्क होगा उनमें तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र उनके मस्तिष्क में ही स्थित होता है। इसलिए मानव किस प्रकार का है, तो मानव के अंदर तो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए मानव में मस्तिष्क पाया जाता है। और मानव का जो मस्तिष्क है, इसी में आपके तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो, दिक्कत हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ करके, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा या कोई कमेंट लिख करके जरूर डाल दीजिएगा। हालांकि आपने पिछली क्लासों में लिख करके डाला, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की चीज़ें देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि मानव में जो तंत्रिका तंत्र है ये कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ करके रखनी है। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र पढ़ने के लिए हम लोगों को जानना होगा न्यूरॉन के बारे में, कि न्यूरॉन क्या है, इसकी संरचना क्या है। पिछली बार ALP में इससे क्वेश्चन पूछा गया था न्यूरॉन संरचना से संबंधित, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके का एक चित्र बना लीजिएगा। ये हम न्यूरॉन के बारे में समझा है, क्योंकि न्यूरॉन संरचना से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए न्यूरॉन संरचना भी समझना जरूरी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो न्यूरॉन का चित्र आप लोग बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, जो ये भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है साइटॉन। पहला जो इम्पोर्टेंट है, इसे हम नोट कर लीजिएगा। इस पूरे भाग को किस नाम से जानते हैं, तो इस पूरे भाग को साइटॉन के नाम से जाना जाता है। और ये किसी भी तंत्रिका कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बाद ये जो आपको रेशेनुमा आकृतियाँ दिख रही हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें डेंड्रॉन, दूसरा इम्पोर्टेंट भाग डेंड्रॉन होता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट भाग जो आपका ये लंबा सा ये बड़ा हुआ भाग दिख रहा है, ये होता है, इसे एक्सॉन के नाम से जाना जाता है।
तो नोट कर लीजिएगा 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, इसे साइटोन, इसे ये जो रेशेनुमा बढ़े हुए भाग है इन्हें डेंड्रॉन, और ये जो लंबा वाला भाग है इसे एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है साइटोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों। तो देखिए, सबसे पहली चीज, साइटोन में न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स को हिंदी में हम लोग केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। साइटोन को, सॉरी, न्यूक्लियन को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। और ये केंद्रक जो होता है ये साइटोन में पाया जाता है, इसलिए साइटोन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है कोशिका यानी न्यूरॉन की माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने के कारण ये भाग साइटोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सबको हमने पढ़ाया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही किस भाग में न्यूरॉन के पाए जाएंगे, तो ये दोनों ही साइटोन वाले भाग में पाए जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और ये तंतुनुमा संरचना जो है इसे क्या कहा जाता है, ये जो तंतु के आकार की ये इस तरीके से फैली होगी, तो इस तंतुनुमा जो फैली हुई संरचना इसे क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन। इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है एक्सॉन। एक्सॉन का मुख्य कार्य क्या है, तो एक्सॉन का मुख्य कार्य यही होता है कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को जोड़ने के लिए बीच में कार्य करता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट भाग है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप सबने, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भाग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जब आप देखोगे तो एक्सॉन में कुछ ऊपर से इस तरीके की लेयर पाई जाती है। इस तरीके से ये ऊपर लेयर पाई जाती है, परत ऐसी होती है। ये परत पूरी तरीके से रेगुलर नहीं होती है, ये बीच बीच में इसमें गैपिंग होती है। इसको आप थोड़ा सा बना लीजिएगा। ये जो गैपिंग एरिया यानी जो आवरण होता है, इस आवरण को क्या कहा जाता है, ये प्रोटीन आवरण होता है। इस आवरण को माइलिन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सॉन के ऊपर की आवरण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, इस आवरण को माइलिन। नोट कर लीजिएगा। और इस गैपिंग एरिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रैनवियर नोड। इस गैपिंग वाले एरिया को क्या कहा जाता है, तो इसे रैनवियर नोड के नाम से जाना जाता है। रैनवियर नोड गैपिंग वाला एरिया, जो उभरा हुआ भाग है जो ऊपर का, इसे माइलिन। इस आवरण को क्या कहा जाता है, तो माइलिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूरॉन में एक्सॉन के ऊपर चढ़े आवरण को किस नाम से जानते हैं, माइलिन के नाम से। और माइलिन, दो माइलिन आवरण के मध्य में जो रिक्त भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, रैनवियर नोड के नाम से जाना जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा जरा सा। अब यहाँ से अगली बात आती है कि न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या करता है, ये
सूचना का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करेगा? तो न्यूरॉन ही करेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको बेहतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो नीचे का रिक्त भाग है ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर जहाँ ये एक न्यूरॉन है, इसके आगे एक न्यूरॉन और जुड़ी हो सकती है। तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ से एक न्यूरॉन और जुड़ी हो सकती है, क्योंकि एक न्यूरॉन में दूसरी न्यूरॉन जुड़ी होती। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्य मानों में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? लिख लीजिएगा, सामान्य मानों में न्यूरॉन की संख्या लगभग 1 अरब होती है। और उसी के आगे लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक न्यूरॉन से कितनी न्यूरॉन जुड़ी होती। देखिए एक न्यूरॉन से कितनी न्यूरॉन जुड़ी होती है, अगर यह पूछा जाए तो लगभग 10,000 न्यूरॉन जुड़ी होती है। और एक सामान्य मानव में लगभग 1 अरब न्यूरॉनों की संख्या होती है। और एक न्यूरॉन से लगभग 10,000 न्यूरॉन जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन का ये फिगर था, इसी से आगे जा कर के जुड़ जाती है दूसरी न्यूरॉन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जहाँ पर जोड़ होता है या संधि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो एक पॉइंट यहीं पर ऐड कर लीजिएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के संधि स्थल को कहा जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के संधि स्थल को कहा जाता है। इसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। देख लीजिएगा, सिनेप्स, इसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के संधि स्थल, संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, तो जहाँ पर इनका जोड़ होता है उस जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? उस जोड़ को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। नोट करिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है ये कितने भागों में विभाजित होता है? तो देखिए ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। तो पहले इसका विभाजन हालांकि 2 प्रकार से है। तो पहले हम पहला वाला प्रकार बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये 3 भागों में विभाजित होता है।
तो 3 भागों में विभाजित होने का मुख्य कारण इसका ये भी है कि ये कार्य भी इनके अलग अलग होते हैं, इसलिए ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। क्योंकि कुछ का कार्य क्या होता है कि वो डायरेक्टली शरीर पे कंट्रोल रखते हैं, कुछ का कार्य क्या होता है कि वो इनडायरेक्ट, कुछ अंग क्या है इनडायरेक्टली मानव शरीर से यानी मस्तिष्क से कंट्रोल होते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं, जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि आप अनुकंपी परानुकंपी क्रियाओं को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है, ये कितने भागों में विभाजित होता है? तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये 3 भाग में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें सबसे पहला विभाजन जिसे हम लोग CNS के नाम से जानते हैं, पहला विभाजन जिसे CNS, दूसरा विभाजन जिसे PNS और तीसरा विभाजन जिसे ANS कहा जाता है। पहला विभाजन जिसे CNS, दूसरा विभाजन जिसे PNS और तीसरा विभाजन जिसे ANS कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब CNS, PNS और ANS क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS तो इसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ANS को कहा जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो पहली बात तो इनके फुल फॉर्म हम लोग जान लिए। इसके बाद अब इनको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो CNS को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS इसे कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और ANS इसे कहा जाता है स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। तो ये इनके नाम है। पहले तो इनके नामों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव में तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? निम्न में से कौन से एक भाग में मानव का तंत्रिका तंत्र विभाजित नहीं होता? तो इन 3 के अलावा जो भी भाग होगा उसमें विभाजित नहीं होगा। तो नोट कर लीजिएगा, पहला CNS, दूसरा PNS और तीसरा ANS। अब अगली बात हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS क्या है? देखिए, सबसे जो आपके शरीर का मुख्य भाग होता है, यानी मानव में जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है, वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। जैसा कि नाम से ही आपको शो हो रहा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सबसे मुख्य होता है। इसका मुख्य कार्य यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से मानव अंग आते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पहला मानव अंग आता है, इसे मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क, क्योंकि यही आपके शरीर का कंट्रोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा भाग इसमें जोड़ा जाता है, दूसरे भाग को यहाँ पर कहा जाता है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु नोट कर लीजिएगा, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो मेरु रज्जु को इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अगली बात, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ना जानते हो तो हम बता दें आपको,
स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपका जो कशेरुकदंड होता है यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो महारंध्र से यानी कि जो फोरामेन हमने आपको बताया था कि यहाँ ऊपर का जो भाग होता है खोपड़ी का, इसके बाद पीछे से यहाँ से ये एक आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर जाती है, तो रीढ़ की हड्डी यही फोरामेन से निकल करके नीचे की ओर जा रही होती है। तो जब ये नीचे की ओर आती है तो इसी के साथ जुड़ी हुई एक और ग्रंथि होती है, जिसे एक और ग्रंथि लगी होती है या एक और आपका ग्रंथि लगी होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहाँ पाई जाती है, तो ये कशेरुकदंड यानी वर्टिब्री कॉलम के साथ महारंध्र से निकलती है और नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी में ही अंदर की ओर पाई जाती है। तो नोट कर लीजिएगा वहीं पर। और ये दोनों ही जो आपके मानव शरीर के भाग हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोई भी आदेश होगा वो मस्तिष्क को ही जाएगा और मस्तिष्क से ही आएगा। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जैसे हम और आप ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, अब इस ऑनलाइन क्लास में बीच में नेटवर्क ना हो तो क्या आप जान पाओगे? या मान लीजिए इधर से हमने पढ़ाया तो उधर आपको समझ में आ रहा है तो आपने रिप्लाई किया कि हाँ समझ में आ रहा है, तो यहाँ से वहाँ तक क्या हो रहा है? सूचनाओं का प्रदान, और उधर से क्या, इधर से आदान और उधर से प्रदान, यानी रिप्लाई भी कर रहे हो आप। तो हमें चीज़ें समझ में आ रही कि आपको हमारा जो क्लास है या आपको जो क्लास चल रही है वो पूरी तरीके से समझ में आ रही। तो ये सारा कुछ हो कहाँ से रहा है? मस्तिष्क से। लेकिन इन सूचनाओं को ला कौन रहा है और ले कौन जा रहा है? तो इसे लाना और ले जाना मुख्य कार्य किसका होता है? तो ये मुख्य कार्य कौन प्ले कर रहा है? नेटवर्क। तो नेटवर्क के माध्यम से ये आना जाना संभव हो पा रहा है। तो नेटवर्किंग का काम यानी एक तरीके का आप मान सकते हो ये डेटा केबल के रूप में कार्य कर रहा है रीढ़ की हड्डी के बीच में मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि समझ में आया। अगर ना आया हो या जो चीज़ दिक्कत हुई हो तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक यानी दूसरा वाला भाग यानी PNS और ANS, ये टॉपिक हम लोग इसी के आगे क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ करके चलनी होगी, इसलिए हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आज आपने यहाँ तक पढ़ लिया, कल हम इस टॉपिक को कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर दें, नहीं तो कल नहीं तो परसों ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।